हेलो 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 हेलो। चलो बच्चों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बच्चों? ऑडिबल एंड विजिबल? चलो सही है, बिल्कुल सही है। तो कैसे हो भाई सभी लोग? सर कैन यू प्लीज टीच अस मोमेंट एंड इनर्शिया आल्सो सिंस क्वेश्चन इन एनएसजीएस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज कॉन्सेप्ट्स एंड वी हैवंट लर्नड देम। बेटा मोमेंटम तो आएगा अभी, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे अभी, उसकी टेंशन ना लो, सब क्लियर होगा, तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो। चलो हाँ, तो भाई कैसे चल रही है तैयारी सभी की? सही चल रही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज जहाँ तक मुझे याद है, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले थे वो था स्प्रिंग फोर्स। यही स्टार्ट करने वाले थे बच्चों? चलो भाई स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग बच्चों आप सभी ने देखा होगा, स्प्रिंग आपने कभी ना कभी तो लाइफ में देखी होगी। याद है वो पेन, एक पेन आते थे बटन वाले, याद है? उसके अंदर स्प्रिंग निकलती थी। या फिर आप लोगों ने गाड़ियों के अंदर देखा होगा स्प्रिंग यूज होती है, साइकिल के अंदर, शॉकर्स के अंदर जो है स्प्रिंग यूज होती है। तो अलग अलग जगह पे आपने स्प्रिंग देखा होगा। अगर साइड से उसका व्यू देखें तो कुछ कुछ लगभग इस तरीके का दिखता है हमें स्प्रिंग। क्लियर है? क्या होता है स्प्रिंग? हेलो सर, हेलो हेलो वत्सल। चलो, तो अब आते हैं वापस से। हमारे जो कोर्स में है बच्चों वो है आइडियल स्प्रिंग। कौन सी? आइडियल स्प्रिंग। और आइडियल स्प्रिंग का मतलब एक ही चीज आती है दिमाग में, क्या? कि ये कैसी होगी? मासलेस। कैसी होगी बच्चों? मासलेस। हमारे कोर्स में सिर्फ यही एक स्प्रिंग है। ठीक है। अब स्प्रिंग की कुछ खास चीजें होती हैं, जैसे एक होती है इसकी नेचुरल लेंथ। क्या होती है? नेचुरल लेंथ। अब नेचुरल लेंथ क्या होती है? मान लो मैंने एक स्प्रिंग को लिया और उसको फ्री कंडीशन में रख दिया, ऐसे ही स्प्रिंग को लिया और उसको फ्री कंडीशन में रख दिया, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे जो स्प्रिंग की लेंथ होगी ना बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल लेंथ। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग when there is no compression, no compression or extension in spring, extension and
स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग के अंदर अगर किसी केस में ना कंप्रेशन है और ना ही एलोंगेशन है, एक्सटेंशन है, तो उस केस में वो जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल लेंथ। इसको डिनोट जनरली हम किससे करते हैं? एल नॉट से। किससे करते हैं भाई? एल नॉट से। जैसे मान लो मैंने एक स्प्रिंग ली, कोई एक स्प्रिंग ली, उसको नॉर्मल कंडीशन में रख दिया, उसको क्या किया? नॉर्मल कंडीशन में रख दिया, तो ये जो लेंथ है इसकी, ये क्या कहलाती है? नेचुरल लेंथ। अब मैंने क्या किया, मान लो थोड़ा सा चेंज किया इसके अंदर, इसके साथ में एक ब्लॉक को अटैच कर दिया। क्या किया? एक ब्लॉक को अटैच कर दिया जिसका मास m है, और इसको आगे की तरफ मैंने खींचा और कुछ इस तरीके से खींचा कि ये स्प्रिंग थोड़ी सी एलोंगेट हो गई, और अब इसकी लेंथ जो है वो क्या हो गई? L नॉट प्लस एक्स। क्या हो गई बच्चों? L नॉट प्लस एक्स। ये कौन सा केस था? एलोंगेटेड स्प्रिंग का। कौन सा केस था? एलोंगेटेड स्प्रिंग का। ठीक है। या फिर मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को पीछे की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर दिया, और किस तरीके से शिफ्ट किया कि ये यहां पर आ गया ब्लॉक, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हुई? L नॉट माइनस एक्स। तो ये कौन सा केस बन गया? कंप्रेशन का। किसका केस बन गया? कंप्रेशन का। क्लियर है? जब मतलब लेंथ अगर किसी स्प्रिंग की हम एलोंगेट कर दें, बढ़ा दें, तो उसको क्या बोलते हैं? एलोंगेटेड स्प्रिंग। या फिर अगर मैं फोर्स लगा के या फिर कोई कुछ भी फेनोमेना करके उसकी स्प्रिंग की लेंथ को कम कर दूं, तो वो क्या कहलाएगा? कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बच्चों? यहां तक कोई डाउट किसी को भी? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला, सुनो, ध्यान से सुनना। सर नेचुरल लेंथ की शॉर्ट फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन क्या है? नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ की कोई वो नहीं होती बेटा, शॉर्ट फॉर्म एल नॉट से ही इसको डिनोट करते हैं हम। ठीक है बच्चों? चलो अब ध्यान से सुनना। मान लो ये एक स्प्रिंग ली मैंने ये क्या किया, एक स्प्रिंग ली, और इस स्प्रिंग के साथ में एक ब्लॉक को क्या किया मैंने? अटैच कर दिया। एक ब्लॉक को क्या किया? इस तरीके से अटैच कर दिया, और ब्लॉक को अटैच करने के बाद आगे की तरफ मैं क्या करता हूं? इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं। आगे की तरफ क्या करता हूं? इसके ऊपर एक फोर्स लगाया मैंने, और वो फोर्स किस तरीके से लगाया? सोच के देखो। मान लो ये स्प्रिंग है, मैंने यहां पर एक ब्लॉक अटैच कर रखा है, इसको आगे की तरफ खींचता हूं, तो आपने एक दो चीजें नोटिस करी होंगी। पहली चीज क्या, कि स्टार्टिंग में जब मैं इसको ब्लॉक को खींचना चालू करता हूं तो मेरे को कम फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? कम फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे इस ब्लॉक को मैं आगे खींचते जाऊंगा, या फिर मैं बोलूं नेचुरल लेंथ से इसकी लेंथ जो है बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी मेरे को मेरे फोर्स का अमाउंट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं मैं, x क्या है? यहां से जो डिस्टेंस आती है एक्सटेंशन के बाद में, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ पोजीशन। अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो फोर्स भी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। मतलब जितना ज्यादा लेंथ होता जाएगा उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा मेरे को? फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट? बढ़िया। मैंने क्या बोला, x जो है बढ़ रहा है तो f भी बढ़ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? x के होगा। अरे हाँ कि ना? और एक चीज और देखो, मानो मैं इस ब्लॉक को खींच रहा हूं, मैंने इस ब्लॉक को खींचा, जैसे ही मैं इसको वापस रिलीज करूंगा, क्या ये जो ब्लॉक है अपनी नेचुरल पोजीशन पे आना चाहेगा? अरे हाँ कि ना? अगर ये यहां पर ब्लॉक मैंने लाके रख दिया तो ये क्या करेगा? वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा। वापस आना चाह रहा है, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर अंदर की तरफ कोई एक फोर्स लग रहा है। मतलब अगर इसको मैंने इस साइड डिस्प्लेस किया है तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, हाँ कि ना? और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्प्रिंग फोर्स। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली इस लेंथ के ऊपर। और ये लेंथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल लेंथ पोजीशन, NLP। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया भाई?
बहुत बढ़िया। चलो, तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि ये फोर्स जो है इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नेचुरल लेंथ पोजीशन से जितना ज्यादा दूर होगा ये स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा क्या होगा, लग रहा होगा, मैग्नीट्यूड इसका उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अब आपने अलग अलग टाइप की स्प्रिंग देखी होंगी। एक जैसे पेन के अंदर जो स्प्रिंग आती थी, काफी पतली स्प्रिंग होती थी, उसको हम क्या करते थे, इजीली कंप्रेस कर सकते थे। एक जो गाड़ियों के अंदर स्प्रिंग यूज होती है, जो मोटी वाली होती है कि नहीं, उसको कंप्रेस करने में हमें क्या है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं स्प्रिंग की खुद की भी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमें जो फोर्स लगाना है वो ज्यादा लगाना है या कम लगाना है, हाँ कि ना। और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है भाई। यहां पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, एफ एस इज इक्वल्स टू के एक्स। एफ एस इज इक्वल्स टू के एक्स, जहां पर एक्स क्या है, एक्स क्या है बच्चों, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, एंड के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है भाई, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। बट वो तो एफ के लिए लिखा था। तो बेटा एक बात बताओ, इस ब्लॉक के ऊपर इधर की तरफ मैंने जो फोर्स लगाया, सोच के देखो, इधर फोर्स लगाया तो अंदर की तरफ भी तो ये स्प्रिंग जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी। हम तो इस फोर्स की बात कर रहे हैं, इस वाले फोर्स की जो स्प्रिंग की वजह से लग रहा है। हमारा हेडिंग का नाम क्या है, स्प्रिंग फोर्स। तो हम तो स्प्रिंग फोर्स की ही बात कर रहे हैं ना बेटा। हम सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। सर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है हर स्प्रिंग की, बट दोनों इक्वल तो नहीं है। हाँ इक्वल नहीं है बेटा, इक्वल नहीं है। चलो भाई, एफ एस इज इक्वल टू क्या आ गया, के एक्स। अब एक चीज बताओ भाई, हमने पढ़ा है कि सर फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल होता है कि नहीं। चलो डायरेक्शन का रोल है, तो मतलब सर अगर मान लो ये हमारी स्प्रिंग है, ये हमारी स्प्रिंग है और ये इसकी नेचुरल लेंथ पोजीशन है, ये क्या है इसकी नेचुरल लेंथ पोजीशन। मतलब जब इस स्प्रिंग के अंदर किसी भी टाइप का, इस स्प्रिंग के अंदर किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं है, तब ये स्प्रिंग इस लेंथ की है जो कितनी थी, एल नॉट थी। क्लियर है भाई। अब मैंने क्या किया, इसको एलोंगेट करना चालू किया। इसको क्या किया भाई, एलोंगेट करना चालू किया और एलोंगेट करके मैंने इस ब्लॉक को यहां पे लाके रख दिया। ठीक है, क्या मैंने इसको एलोंगेट कर दिया। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, मान लो कितनी, एल नॉट प्लस एक्स हो गई। कितनी हो गई, एल नॉट प्लस एक्स हो गई। दूसरा केस क्या है कि मैंने इस स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस कर दिया। और जब कंप्रेस किया तो जो हमारी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, अब कम हो गई। ये मास एम है तो ये लेंथ अब कितनी बची, एल नॉट माइनस एक्स बची। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है भाई, यहां तक कोई डाउट। चलो अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, इनिशियली कंडीशन ये थी, उसके बाद में मैंने इसको खींचा, मैंने इसको खींचा और यहां पे इस ब्लॉक को लाके रख दिया। अब स्प्रिंग की एक खास बात क्या है कि वो अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी। नेचुरल लेंथ में आने के लिए क्या इस ब्लॉक को ये इस तरफ खींच रही होगी, हाँ कि ना। मतलब ये एक फोर्स किधर लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, एक्स की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स राइट। एफ एस की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये एफ एस है और ये एक्स है। सेम इस केस के अंदर क्या हो रहा होगा, यहां से ध्यान से देखो, एक्स जो है वो इस तरफ है। अब इस ब्लॉक को क्या करके ये स्प्रिंग क्या कर रही होगी, पुश कर रही होगी ताकि अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाए। मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है इस बार, है कि नहीं। ध्यान से देखो, क्या स्प्रिंग के दोनों केसेस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है एक्स और एफ दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक अगर राइट में लग रहा है तो दूसरा लेफ्ट में, एक अगर लेफ्ट में तो दूसरा राइट में। मतलब एफ और एक्स जो है उनका साइन क्या है, ऑपोजिट है।
तो हमारा जो फॉर्मूला बना था F इज इक्वल टू के एक्स, क्या मैं उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, एफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स वेक्टर? हाँ कि ना भाई? क्या इसको वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर? यहां पे माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि एफ एस और के एक्स वेक्टर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि द नेगेटिव साइन हियर, द नेगेटिव साइन हियर denotes that the force vector and displacement vector are in opposite direction। हाँ कि नहीं भाई? क्या ये बात लिखी जा सकती है? चमका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहली चीज ये देखी कि स्प्रिंग होता क्या है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है, उसको अगर एक्स डिस्प्लेस किया मैंने तो उससे फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अब मैं आपको बोलता हूं एक चीज कि मेरे को फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है? फटाफट बताओ भाई। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, अब मैंने क्या बोला, हमें के की अगर ऐसा यूनिट निकालनी है तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है। तो क्या मैं यहां से के इज इक्वल टू लिख सकता हूं एफ बाई एक्स, है कि नहीं? अगर इसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट निकालने के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन, अपॉन एक्स, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, और उसकी यूनिट क्या, मीटर, तो यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या आ जाएगी बच्चों इसकी, अगर डायमेंशन ऑफ के की बात करता हूं तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, एम एल टी माइनस टू होती है, एम एल टी माइनस टू, अपॉन एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, एल, तो के की यूनिट क्या आ गई यहां से, एम टी माइनस टू। फटाफट नोट डाउन कर लो बच्चों। बहुत बढ़िया, एम टी माइनस टू। चलो भाई, अब इसी बात पे एक क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन क्या है कि मान लो ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जो है वो है कितनी, 3 मीटर, और इस स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से रख दिया मैंने, इसके साथ ब्लॉक बांध के एक पोजीशन पे लाके रख दिया। इस ब्लॉक का मास है 2 kg और ये जो लेंथ है बच्चों ये कितनी है, 5 मीटर। कितनी है लेंथ, 5 मीटर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड के की जो वैल्यू है वो है 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फाइंड ए पार्ट, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बी पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। चलो भाई फटाफट फाइंड करो।
kg सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो बच्चों, काफी रहेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। एक ने आंसर दिया है 50 न्यूटन, किसी ने आंसर दिया है -20 न्यूटन, और दिबायन ने आंसर दिया है बी पार्ट का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं भाई। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना। अब क्या हमने अभी अभी पढ़ा था कि एफ एस इज इक्वल्स टू होता है के एक्स के बराबर। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा अभी, हाँ कि ना। मतलब हमें क्या चाहिए, एफ एस निकालने के लिए के और एक्स चाहिए। के की वैल्यू तो हमें दे रखी है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए एलोंगेटेड है तो वो कितना हो जाएगा, एल माइनस एल नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जहां पर एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्वेश्चन में कितनी देखी है 5 मीटर, माइनस नेचुरल लेंथ कितनी है 3 मीटर, 3 मीटर। के की वैल्यू कितनी 10 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। क्लियर है भाई, सभी को क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पे हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक काम करो, इसका एफबीडी बनाओ 2 kg वाले ब्लॉक का। इस डायरेक्शन में क्या इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। क्या इसके अलावा इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा है इस एक्सिस पे, नहीं लग रहा। तो क्या मैं लिख सकता हूं एफ एस इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 20, मास कितना 2 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है भाई, फटाफट नोट करो। सही है, 3 सराउंडिंग, 3 सराउंडिंग। तो ध्यान से देखो, पहली चीज तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला ये वर्टिकल में रखा है, कहां पे रखा है हमें उसका आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। जल्दी में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करनी है बेटा, ध्यान से करो। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर दोगे आप, कर दोगे भाई। चलो अब आते हैं अगली चीज पे। अगली चीज क्या है, ध्यान से सुनना। मानो मैंने आपको एक केस दिया कि एक ये स्प्रिंग है, एक ये स्प्रिंग है और इसके दोनों साइड मास अटैच्ड हैं, ये M1 है और इधर अटैच्ड है कौन M2। एक M1 है और एक कौन है M2, और इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो कितनी है L0 है। कितनी है भाई L0 है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं सोच के देखो, मैं इसको खींचना चालू करूं M1 को और यहां पे ले आऊं, यहां पे ले आया मैं इसको, और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है x1। स्प्रिंग एलोंगेटेड है और किस तरीके से लेके गया कि M2 को भी मैंने खिसका दिया और यहां ले आया, M2 को भी खिसका दिया और यहां ले आया, ठीक है। ये क्या है M2, और ये जो डिस्टेंस है जहां से M2 खिसकाया वो कितना है x2 है। ध्यान से सुनो भाई, मैंने क्या बोला, M1 और M2 क्या है, M1 और M2 स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे अटैच्ड हैं। मैंने M1 को इधर खींचा x1, M2 को उधर खींचा x2। अब आपको मैं बोलता हूं, आपको फाइंड करके बताना है, मेरे को आपको फाइंड करके बताना है, अगर यहां पर ये फोर्स जो है वो F1 है और यहां पर जो फोर्स है वो F2 है, तो फटाफट F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो भाई, फटाफट निकाल के बताओ, मैग्नीट्यूड निकालो दोनों का, F1 और F2 का। F1 इज टू F2 इज टू K x1 प्लस x2। चलो बढ़िया, और कोई K तो दिया नहीं है, K नहीं दिया तो मान लो बेटा ये K रहा, ठीक है।
और कोई भाई? चलो बहुत बढ़िया। अब स्टार्टिंग वहीं से करते हैं जहां से अक्सर बच्चे करते भी हैं। बच्चे क्या देखते हैं, m1 किधर गया, x1 इधर की तरफ गया, तो मतलब f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, kx1, है कि नहीं। f2 जो है, m2 जो है वो इधर गया कितना, x2, तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, kx2। तो f1 और f2 की वैल्यू कितनी आ गई, kx1 और kx2, जो कि क्या है, अप्रोच गलत है। जो अप्रोच क्या है बच्चों, गलत है। अब गलत है वो कैसे है, देखो एक बात बताओ, अगर ये स्प्रिंग है, मैं इसको इधर से खींचना चालू करूं और साथ ही साथ इधर से भी खींचना चालू करूं, क्या स्प्रिंग को पता है कि मेरे को किधर से कितना खींचा जा रहा है, किधर से कितना फोर्स लगाया जा रहा है? क्या स्प्रिंग को इतना पता है? नहीं पता। स्प्रिंग को सिर्फ और सिर्फ क्या पता है कि मेरे अंदर टोटल एलोंगेशन इतना आया है, तो मेरे को उस एलोंगेशन को कंप्लीट करने के लिए, उस एलोंगेशन को वापस से रिस्टोर करने के लिए फोर्स जो लगाना है अंदर की तरफ लगाना है, और वो कितना लगाना है, F इक्वल्स टू K इंटू एक्स के बराबर। मैंने क्या बोला, स्प्रिंग को सिर्फ एक चीज मालूम है यहां पे कि मेरे अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, x कितना आया है, x1 प्लस x2 आया है। स्प्रिंग को सिर्फ ये मालूम है कि मेरे अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, x इक्वल टू x1 प्लस x2। अब स्प्रिंग का काम क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग का काम होगा कि वो क्या करे, दोनों जगह से उसको फोर्स को खींचे, मतलब स्प्रिंग को इधर भी खींचे और स्प्रिंग इधर से इस ब्लॉक को भी खींचे, और इस तरीके से खींचे कि ये वापस से क्या हो, अपनी नेचुरल लेंथ पे वापस आ जाएं। क्लियर है? तो सर अब F1 और F2 की वैल्यू कैसे निकालें? F1 और F2 की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करो, स्प्रिंग का ये पोर्शन जो है ना, इसको सिस्टम मानो, ये वाला जो पोर्शन है इसको सिस्टम मानो। मैंने क्या माना, इस स्प्रिंग को सिस्टम माना, तो इधर की तरफ फोर्स कितना, F1, और या क्या ये F2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस F2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, होगा कि नहीं होगा? याद रखो स्प्रिंग कैसा है, आइडियल है। आइडियल स्प्रिंग का मास कितना होता है, 0 होता है, तो ये टर्म कितनी हो गई, 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं F1 इज इक्वल टू कितना होगा, F2 के बराबर। F1 बराबर F2 होगा, और ये होगा कितना, स्प्रिंग के अंदर टोटल एलोंगेशन कितना आया, x का आया, तो F स्प्रिंग कितना आएगा, kx के बराबर, और यही किसकी वैल्यू होगी, F1 की, और यही किसकी वैल्यू होगी, F2 की। क्लियर है भाई? भले ही मैं इसको खिसका दूं पूरा, या फिर उसको खिसका दूं पूरा, या फिर थोड़ा बहुत इसको x1 खिसकाया उसको x2 खिसकाया, कितना भी किसी को भी डिस्प्लेस करूं, नेट डिस्प्लेसमेंट अगर x आया है तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना आएगा, kx के बराबर। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर हुआ? तो क्या मैं बोल सकता हूं स्प्रिंग के दोनों एंड पे फोर्स हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, इन केस अगर स्प्रिंग कैसी है, आइडियल है तो। क्लियर है भाई? हाँ कि ना? सर इसमें एक्सेप्शन, इसमें कुछ एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन बेटा कुछ नहीं होता फिजिक्स के अंदर, हर चीज प्रूवन है। अगर ये मास होता, इस स्प्रिंग के अंदर मास होता तो केस दूसरा बन जाता, लेकिन हमारे केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल स्प्रिंग हमारे केस में है, और आइडियल स्प्रिंग है तो उसका मास 0, तो मतलब ये टर्म 0, इसलिए F1 इज टू F2। क्लियर बच्चों? मतलब टेंजेंशियल फोर्स टाइप, स्प्रिंग के अंदर टेंजेंशियल फोर्स हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है भाई, वो हमारे कोर्स में नहीं है। फटाफट नोट डाउन करो बच्चों। यहां से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लेना जो लास्ट में मैंने बोल दिया था। क्या था वो, कि द स्प्रिंग फोर्स, द स्प्रिंग फोर्स एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग इज सेम। ठीक है भाई, फटाफट लिख लो। इस रूल के लिए सेंटेंस फ्रेम करा दो प्लीज। करवा दिया बच्चा, लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो फटाफट। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ये कि सर इसमें टेंजेंशियल फोर्स आ सकता है नहीं आ सकता। बढ़िया, चलो भाई लिख लिया।
बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन करो फिर। ये है रूफ, और रूफ से मैंने क्या कर रखा है कि स्प्रिंग को अटैच कर रखा है, और स्प्रिंग के साथ में नीचे एक मास अटैच्ड है। मास है ये m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। मास कितना है m, स्प्रिंग कांस्टेंट है k। फाइंड द elongation in the spring। when block is at equilibrium। चलो भाई फटाफट फाइंड करके बताओ। सर ये तभी होगा ना जब स्प्रिंग एनएलपी में हो। क्या बेटा? मेरे को क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ। वत्सल एक बार वापस से क्वेश्चन ढंग से पूछो बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो? चलो भाई फटाफट फाइंड करो। 9.8/k। सर वो आपने पिछला पॉइंट बताया, ये वाला पॉइंट नहीं बेटा, ये तो हमेशा वैलिड है ना। यहां पे एनएलपी पे थोड़ी ना है, एनएलपी से डिस्प्लेसमेंट x1 है, यहां पे एनएलपी से डिस्प्लेसमेंट x2 है, और किसका? m2 का, m1 का। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है स्प्रिंग के अंदर? वो कितना है? x, विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, चलो दिबाइन ने बोला है x इक्वल टू mg/k, और थिंकिंग एंड लर्निंग इन्होंने बोला है 9.8/k। चलो बढ़िया, देखते हैं। चलो भाई देखो, एक बात बताओ, क्या अगर ये एनएलपी पे होगा उस टाइम पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? मास के ऊपर 0 होना चाहिए। मतलब नीचे अगर mg लग रहा है तो ऊपर भी कितना लगना चाहिए? mg लगना चाहिए। लेकिन ऊपर तो स्प्रिंग अटैच्ड है, मतलब स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, Fs लग रहा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं Fs इज इक्वल टू mg होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा? हाँ कि ना? Fs इज इक्वल टू mg, और Fs हमें पता है किसके बराबर होता है? kx के बराबर। तो kx इज इक्वल टू m इंटू जी, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? mg/k के बराबर। x इज इक्वल टू कितना आ गया? mg/k के बराबर। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, दो सराउंडिंग बिल्कुल, एक स्प्रिंग और एक अर्थ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करो। इस बार ये सरफेस है, अर्थ सरफेस। ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg। यहां पर k की वैल्यू जो है वो है 10 न्यूटन पर मीटर। फाइंड x जब ये इक्विलिब्रियम में होगा बॉक्स। फटाफट फाइंड करो भाई, अब फटाफट आने चाहिए आंसर। चलो इधर देखो भाई, ये इक्विलिब्रियम में होगा वो हम देख लेंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है? 2 kg के ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। इक्विलिब्रियम में तभी होगा। हमें पता है इसके ऊपर mg तो नीचे लगता है कि नहीं? और ध्यान से देखो, अगर ब्लॉक ऊपर रखा है तो स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस्ड होगी, और कंप्रेस्ड होगी तो स्प्रिंग अब क्या करना चाहेगी? ऊपर की तरफ जाना चाहेगी। मतलब स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा ब्लॉक के ऊपर? ऊपर की तरफ। मतलब ये क्या लग रहा है इस बार? स्प्रिंग फोर्स, है कि नहीं? जो किसके बराबर होगा? kx के बराबर।
और अगर इक्विलिब्रियम में है तो एफ एस इक्वल टू एम जी होना चाहिए, मतलब के एक्स इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए। के की वैल्यू दे रखी है क्या हमें, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया एम जी बाई के की वैल्यू क्या है बच्चों 2 इंटू 10/10, कितना आ गया 2 मीटर्स। क्लियर, हाँ अप्रोक्सीमेटली 2, बिल्कुल सही। क्लियर है भाई, चलो तो इसी बात पे एक और क्वेश्चन करो फटाफट से। फाइंड एक्स व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फटाफट फाइंड करो भाई। एग्जैक्ट 1.96 एग्जैक्ट। अच्छा, पिछले वाले का आंसर बता रहे हो, ठीक है। दिबाइन ने इसका आंसर दिया है 2.4 मीटर। चलो भाई करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। एक बात बताओ, 2 kg की अगर मैं बात करता हूं तो 2 kg पे मेरे को पता है mg जो है इधर लग रहा होगा, हाँ कि ना। और इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ क्या आएगा mg sin 37, और एक इधर की तरफ आएगा जो किसके बराबर होगा mg cos 37। हमें अभी कौन से फोर्स से मतलब है, इस साइड वाले फोर्स से, क्यों, वो क्या करेगा स्प्रिंग का जो फोर्स है उसको बैलेंस करेगा, तभी ये कंडीशन क्या आएगी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी। मतलब एफ एस इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए mg sin 37 के बराबर, हाँ कि ना। तो यहां से के एक्स इज इक्वल्स टू एम जी साइन 37, एम जी की वैल्यू कितनी 20 इंटू साइन 37 कितना 3/5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3/5, और x इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो ये आ गया 5, 5 4 ज़ा 20, तो x इक्वल्स टू 12/5। तो x की वैल्यू कितनी आई 2/4 मीटर। चलो भाई बहुत बढ़िया, 2.4 मीटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, क्या किया, एक ये दीवार से एक स्प्रिंग बांध रखी है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, फिर वापस एक स्प्रिंग है जो अटैच्ड है किससे, नीचे फ्लोर से, ठीक है भाई। और इसका मास जो है वो कितना है 2 kg, और ये k की जो वैल्यू है वो है 10 न्यूटन पर मीटर, और इस वाले k की जो वैल्यू है वो है 5 न्यूटन पर मीटर, 5 न्यूटन पर मीटर। आपको फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। x1 एंड x2 क्या है, ये अगर नीचे गया है x1 तो वो वैल्यू, और ये इसके अंदर जो कंप्रेशन आया है वो है x2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, फटाफट फाइंड करो भाई। या फिर एक काम करो, अभी रहने दो इसको, ये थोड़ा देर बाद करेंगे क्वेश्चन ये वाला, तो अभी ये वाला क्वेश्चन करो फिर आप, क्योंकि इसके लिए मेरे को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताना पड़ेगा।
अभी ये करो, ये 1 kg का ब्लॉक है, अब करो x1 और x2, अब निकाल लो फटाफट। वो वाला क्वेश्चन 10 मिनट बाद करेंगे हम। रवि पांडे, हेलो सर। बिल्कुल सर, हेलो, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। x1 अप्रोक्सीमेटली 2, ठीक है। बढ़िया। x1 जो है वो है, आपने बताया है अप्रोक्सीमेटली 2, और x2, चलो भाई सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, अगर मेरे को ये x1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं नीचे वाला जो पूरा पोर्शन है उसको एक सिस्टम मान लूं? अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे होगा, हाँ कि ना? तो मैंने इसको पूरे को क्या माना? सिस्टम मान लिया। पूरे को सिस्टम माना तो इसका मास कितना? 3 kg। और हमें पता है कि अगर ये 3 kg का मास है, ये 3 kg है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ तो क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। और ऊपर क्या लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स विच इज इक्वल्स टू kx1, हाँ कि ना? तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं? k1x1, k की वैल्यू कितनी? 10 इंटू x1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी mg कितना? 30। तो यहां से x1 की वैल्यू तो कितनी आ गई बच्चों? 3 मीटर। x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर। क्लियर? चलो अब बात करते हैं 1 kg वाले ब्लॉक की। अगर 1 kg वाले ब्लॉक को मैं देखूं, ध्यान से देखना, अगर 1 kg वाले ब्लॉक को मैं देखता हूं तो 1 kg वाले ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बच्चों? स्प्रिंग फोर्स। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, हाँ कि ना? तो क्या ये जो है वैल्यू kx2 के बराबर है, हाँ कि ना? तो kx2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? mg के बराबर। मास कितना? 1 kg। तो 1 इंटू 10, और k की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहां पर? 5 न्यूटन पर मीटर। तो 1 इंटू 10 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर है? तो x2 की वैल्यू 2 मीटर और x1 की वैल्यू 3 मीटर। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही है। बहुत सही, बहुत सही। चलो बढ़िया भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर इसी बात पे। क्वेश्चन ये है इस बार, चलो क्वेश्चन ये है कि ये एक रूफ है जिससे एक पुली अटैच्ड है, ठीक है? और ये पुली जो है, इसके अंदर यहां पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है जिसके साथ ये मास अटैच्ड है, और इधर नॉर्मल स्प्रिंग से ये मास अटैच्ड है। इसका मास है 2 kg, इसका मास है 1 kg। के की वैल्यू जो है वो है 5 न्यूटन पर मीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फटाफट फाइंड करो भाई। सर लास्ट टाइम की तरह ही थोड़े डिफिकल्ट सवाल होमवर्क दे देना, ठीक है बेटा? बेटा इस बार मैंने कहीं पे भी बोला नहीं कि इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। आपको सिर्फ फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो इस स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम आ सकता है।
अगर इक्विलिब्रियम पे होता तो मैं बोल देता। और ये तुम अब पहचानना सीखो, देखो इस साइड मास 1 kg, इस साइड मास 2 kg, तो इक्विलिब्रियम पे तो हो ही नहीं सकता, मतलब पुली तो मूव कर रही होगी इस बार। चलो भाई फाइंड करो, फटाफट फाइंड करो। चलो इधर देखो भाई, ध्यान से देखना इधर। एक बात बताओ, क्या आपको ये सिस्टम देख के कुछ एटवुड मशीन जैसा कुछ याद आ रहा है? याद है एटवुड मशीन में क्या होता था? एटवुड मशीन में ऐसा ही कुछ होता था, इधर एक मास m1, इधर एक मास m2, ऐसा ही कुछ होता था, यही होता था एटवुड मशीन। ध्यान से देखो, मास m1, मास m2, और हमें इतना भी पता है कि पहले इनिशियली क्या होगा, ये स्प्रिंग पूरी एलोंगेट होगी, उसके बाद मोशन चालू हो जाएगा। तो मतलब जब ये मोशन हो रहा होगा फाइनली, तब ये स्प्रिंग पूरी एलोंगेटेड होगी, मैक्सिमम एलोंगेशन होगा उस टाइम पे इसमें। और उसके बाद में अगर मैक्सिमम एलोंगेशन है तो उस टाइम पे ये एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगी। चलो उस केस को लेते हैं जब ये मैक्सिमम एलोंगेटेड होगी। तो सबसे पहली चीज, अगर यहां पर टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन T होगी, हाँ कि ना? यहां पर भी टेंशन T होगी, और चूंकि ये स्प्रिंग जो है इस स्ट्रिंग के साथ में अटैच्ड है, तो मतलब Fs इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? टेंशन के बराबर। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगी? टेंशन के बराबर। और याद है एटवुड मशीन के लिए टेंशन कैसे निकालते थे हम? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। कुछ याद आया? T इज इक्वल टू 2 इंटू m1 कितना? 1 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू जी। तो T की वैल्यू यहां से कितनी आई? 2 टू ज़ा 4, 4/3 इंटू जी। क्लियर है भाई? और ये टेंशन इक्वेट कर दो किसके? स्प्रिंग फोर्स के। तो kx इज इक्वल टू 4/3 इंटू जी। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 अपॉन k की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 4 अपॉन 15 इंटू जी, विच मीन्स 4 अपॉन 15 इंटू 10, तो कितना आया ये? 8/3 मीटर। क्लियर है भाई सभी को? हाँ, T इक्वल टू एफ एस होगा एज मास इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। मैक्सिमम एलोंगेशन क्यों होगा? अब सोच के देखो बेटा, जब ये मान लो ऐसा ऐसा सोचो इसको, जब ये स्ट्रिंग जो है ऊपर की तरफ जा रही होगी, हमें इतना तो पता है ऊपर जाएगी, तो पहले ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा? नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेट हो जाएगी, उस टाइम पे ये ब्लॉक क्या करेगा? सो नीचे खींच रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या करेगी? ऊपर खींच रही होगी। लेकिन एक लिमिट बाद में क्या होगा? मैक्सिमम एलोंगेशन आ गया, उसके बाद में क्या होगा? मैक्सिमम एलोंगेशन में आते ही ये किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। मैंने तो पूरा एफबीडी ड्रॉ करके किया, कोई बात नहीं, सही अप्रोच है, जो तरीका तुम लगाओगे वही सही है। चलो बहुत बढ़िया। अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो इसी पे, जो आपको होमवर्क में करने हैं खुद से। फटाफट लिख लो बच्चों। क्वेश्चन ये है कि आपके पास में एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और एक ब्लॉक ये है। ये 3 ब्लॉक हैं। ये 2 ब्लॉक आपस में स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, और ये जो है स्प्रिंग से अटैच्ड है। एक स्प्रिंग से अटैच्ड है और एक स्प्रिंग से। 1 kg, 1 kg, और ये भी 1 kg। और इस वाले ब्लॉक को मैं आगे खींचना चालू करता हूं एक फोर्स F से, और वो जो फोर्स की वैल्यू है वो आपको बतानी है कि कितनी होगी मैक्सिमम, ताकि ये तीनों ब्लॉक जो हैं आगे मूव करें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से।
कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो पहली चीज तो एफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको फाइंड करनी है वो ये है, यहां पर टेंशन कितनी होगी उस केस के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज, अगर के की वैल्यू जो है वो 2 न्यूटन पर मीटर है, देन फाइंड एक्स। ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है, ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है भाई, ठीक है। क्वेश्चन वापस समझ लो, तीनों एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से चलें, ऐसी वैल्यू बतानी एफ की। जब एफ की वैल्यू आ जाए तब आपको बताना है कि उस केस में उस टाइम पे यहां पे टेंशन कितनी होगी और उस टाइम पे यहां पर एक्स कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी जैसा है, एक ये ब्लॉक है 1 kg का, ये स्प्रिंग अटैच्ड है। एक ये ब्लॉक है, यहां पर स्प्रिंग अटैच्ड है। ये एक ब्लॉक है, यहां पर भी एक स्ट्रिंग अटैच्ड है इस बार, और ये एक ब्लॉक है, और यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का, ठीक है। और ये तीनों ब्लॉक जो हैं, चारों ब्लॉक जो हैं 1 kg के हैं, ठीक है। ये जो है के की वैल्यू यहां पे 1 न्यूटन पर मीटर ले लो, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं। कंडीशन ये है, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, इस फोर्स को 10 न्यूटन ले लो, फिर 10 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा है आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये फाइंड करना है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये फाइंड करना है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये फाइंड करना है। कब? जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम अटैच एलोंगेटेड होंगी, उस केस में यहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा वो फाइंड करना है, यहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा वो फाइंड करना है। ये सारी चीजें आपको घर में बैठ के फाइंड करनी है खुद से। ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। सर पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम एलोंगेशन क्यों है? मैक्सिमम एलोंगेशन, अच्छा इसको ऐसे देखो भाई, अगर मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं होगा, अगर मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं होगा, ध्यान से देखना वापस से, क्या नीचे mg लग रहा है, हाँ कि ना? क्या ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो जब तक मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं होगा तो क्या ये स्प्रिंग जो है ऊपर बढ़ती जाएगी, एलोंगेट होती जाएगी। कब तक एलोंगेट होती रहेगी? जब तक इस स्प्रिंग की क्या हो, मैक्सिमम कैपेसिटी ना आ जाए, हाँ कि ना? कब तक? जब तक स्प्रिंग के अंदर, या फिर ये बोल दूं मैं, अगर इसके अंदर जो चेंज है, नेट फोर्स जो है इस स्प्रिंग के ऊपर वो कितना है, Fs माइनस mg। जब कब तक एलोंगेट होगी स्प्रिंग? जब तक ये किसके बराबर हो, kx के बराबर। और x क्या है उस टाइम पे? मैक्सिमम एलोंगेशन ही तो होगा, उससे ज्यादा एलोंगेट थोड़ी ना हो सकता है। अब क्लियर? अब हाँ सर क्लियर, 100%, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्या, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अब कटिंग ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा ये देखो, मानो ये आपको एक स्प्रिंग दे रखी है, ये क्या है, एक स्प्रिंग दे रखी है जिसकी नेचुरल लेंथ है L0 और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K है। नेचुरल लेंथ क्या है इसकी, L0, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K है। अब मैंने एक कैंची उठाई और इसको यहां से काट दिया, इसको इस जगह से काट दिया। अब मेरे पास में क्या 2 स्प्रिंग बन गई, एक स्प्रिंग तो ये बन गई और एक स्प्रिंग ये बन गई,
दो अलग अलग स्प्रिंग बन गई। ये स्प्रिंग की लेंथ है अब L1 और ये स्प्रिंग की लेंथ है अब L2। क्लियर। और जैसे ही कट किया तो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हुए होंगे। ये K1 है और ये K2 है, ये K1 है और ये K2 है। अब ध्यान से देखो ये स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज क्यों हुआ, ऐसा सोचो। एक स्प्रिंग लो, जैसे पेन वाली जो स्प्रिंग आती है उसको हमने कट किया बीच में से, छोटा पार्ट हो गया। छोटी स्प्रिंग को क्या होगा, हमें कंप्रेस करने में ज्यादा दिक्कत आएगी, बड़ी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। मतलब K की वैल्यू इस बार क्या हो गई, अब चेंज हो गई है। इसीलिए अगर L1 K1 L2 K2, तो अब इसके बीच में एक रिलेशन बनता है कि स्प्रिंग की एक खुद की प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी स्प्रिंग का जो K इंटू L का रेशियो है ना, वो हमेशा क्या होता है, रेशियो नहीं मल्टीप्लिकेशन, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो हमेशा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। ठीक है। फॉर अ मटेरियल, फॉर अ गिवन मटेरियल, अगर कोई मटेरियल दे रखा है आपको, उसी से अगर मैं स्प्रिंग बना रहा हूं तो उसके लिए K इंटू एल का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि K इंटू एल, इस वाली स्प्रिंग का जो है L नोट, K इंटू एल नोट ये कांस्टेंट होगा। और कौन कांस्टेंट होगा, L1 इंटू K1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, L2 इंटू K2 के। हाँ कि ना, क्या ये चीज बराबर हुई, क्या ये चीज समझ में आई भाई। मतलब K और L इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। हाँ बोल सकते हो। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या यहां से अगर मैं इन दोनों टर्म को आपस में कंपेयर करूं तो मैं K1 की वैल्यू बता सकता हूं। क्या K1 की वैल्यू मेरे पास आ सकती है, कितनी आएगी, K L नॉट बाई L1, आई कि नहीं आई भाई, K इंटू एल नॉट बाई L1। अगर इस वाले को और इसको कंपेयर करूं तो क्या K2 की वैल्यू आ गई मेरे पास में, कितनी आई, K इंटू एल नॉट बाई L2, आ गई कि नहीं आ गई भाई। हाँ कि ना, एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो क्या है, ध्यान से देखो। क्या ये एक स्प्रिंग को काटा गया था जिसकी लेंथ L नॉट थी, उससे ये दो स्प्रिंग बनी, तो क्या मैं बोल सकता हूं L नॉट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 होगा। अरे हाँ कि ना भाई, L नॉट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 होगा। क्लियर है। चलो, इन इक्वेशंस की हेल्प से आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब ठीक है भाई, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं अभी कि कोई एक स्प्रिंग थी, कोई एक स्प्रिंग थी, ये एक स्प्रिंग है, टोटल इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर दे रखी है आपको, और इसकी जो K की वैल्यू थी वो थी 100 न्यूटन पर मीटर। इसको दो पार्ट में कट कर दिया मैंने, एक पार्ट जो है वो है 2 मीटर का और एक पार्ट जो है वो है 3 मीटर का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। चलो फटाफट फाइंड करो। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होगा, ठीक है, चमका, बहुत बढ़िया। फाइंड करो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। टू 250 एंड 166.666। चलो चेक करेंगे। चलो भाई ध्यान से देखो, L1 की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है। हमने अभी अभी देखा था K1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, K इंटू एल नॉट अपॉन L1 के बराबर। मतलब K कितना है, 100 इंटू 5 अपॉन कितना, 2। तो ये कितना आया, 50 इंटू 5, 250 न्यूटन पर मीटर, K1 की वैल्यू।
दूसरी चीज K2 निकालना है, तो क्या K2 L2 इज इक्वल टू K L नॉट, हाँ कि ना? K2 की वैल्यू निकालनी है, L2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, इज इक्वल टू K कितना है? 100 है इंटू 5, तो K2 की वैल्यू कितनी आई? 500/3 विच इज रफली अराउंड 166.67 न्यूटन पर मीटर। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करो इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन ये है कि आपको एक स्प्रिंग दे रखी है, उसकी लेंथ आपको नहीं बताई गई इस बार। एक लेंथ है 15 न्यूटन पर मीटर की। क्वेश्चन ये है कि इफ द स्प्रिंग is cut into two parts of ratio 2:3, find K1 and K2। चलो भाई फाइंड करो, फटाफट फाइंड करो। वन 125 न्यूटन पर मीटर। चलो भाई इधर देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? ध्यान से देखो, L1/L2 का रेशियो दे रखा है, कितना है? 2:3, यही दे रखा है 2:3। मैं मान लेता हूं कि ये 2x और 3x होगा। इनकी एक्चुअल लेंथ क्या थी? 2x और 3x। तो L1 तो कितना हो गया? 2x हो गया। L2 कितना हो गया? 3x हो गया। नेचुरल लेंथ निकाल सकते हैं इससे। L0 किसके बराबर होता था? L1 प्लस L2 के, कितना आ गया? 5x के बराबर। अब क्या करना है? K1 इंटू L1 इज इक्वल टू K इंटू L0। K1 की वैल्यू निकालनी है, इंटू L1 कितना? 2x इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी? 50 इंटू L0 कितना? 5x। x से x को उड़ाओ, 25 बचा। तो K1 इज इक्वल टू 25 इंटू 5, 125 न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली K2 इंटू L2 इज इक्वल टू K इंटू L0। K2 की वैल्यू हमें निकालनी है, L2 कितना? 3x इज इक्वल टू K कितना है? 50 इंटू L0 कितना है? 5x। x से x को उड़ाओ, K2 की वैल्यू कितनी आई? 250/3 न्यूटन पर मीटर। क्लियर हुआ भाई? सभी को क्लियर हो गया? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 83.33 न्यूटन। बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स क्या होता है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ये है कि हमने क्या किया? स्प्रिंग को आपस में अटैच किया। एक स्प्रिंग को क्या किया? आपस में अटैच किया दूसरी स्प्रिंग के साथ में। अब उसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा तरीका कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जहां पर एक स्प्रिंग का एंड दूसरे स्प्रिंग के एक एंड से अटैच हो जाए, एक स्प्रिंग का एंड दूसरे स्प्रिंग के एक एंड से अटैच हो जाए, और इस तरीके से कंटिन्यू अगर वो ऐड होते जाएं,
वो कौन से होते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मान लो ये एक स्प्रिंग है, इसी के साथ मैंने क्या किया, आगे एक और स्प्रिंग अटैच कर दी। इसी के साथ में मैंने क्या किया, आगे एक और स्प्रिंग अटैच कर दी, और यहां पर एक मास अटैच कर रखा है m, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। जहां पे एक स्प्रिंग के एंड के साथ दूसरी स्प्रिंग अटैच कर दी, दूसरे के एंड के साथ तीसरी स्प्रिंग अटैच कर दी, ये कॉम्बिनेशन कौन सा है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने बोला इस ब्लॉक को मैं अगर यहां पर x डिस्टेंस खिसका दूं, अब कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस खिसका दूं, तो यहां पे देखने को मिला कि ये जो भाई साहब है, ये जो स्प्रिंग है, इसके अंदर जो एलोंगेशन आया वो कितना आया? x1। इसके अंदर जो एलोंगेशन आया वो कितना आया? x2। और इसके अंदर जो एलोंगेशन आया वो कितना आया? x3। क्लियर है? और इतना भी हमें समझ में आ रहा है कि इन तीनों को जब सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? x के बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3? हाँ कि ना भाई? क्या ये चीज बोली जा सकती है? बोलो भाई, क्या ये चीज बोली जा सकती है? किसी को कोई डाउट इसमें? चमका चमका, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना वापस। मैंने बोला यहां पर जो है जब कैलकुलेट किया गया फोर्स कितना निकला? F निकला। यहां पे फोर्स कितना निकला? F निकला। ध्यान से देखो, अगर ये स्प्रिंग मासलेस होगी तो क्या यहां पर भी फोर्स F होगा? अरे हाँ कि ना? और यहां पर फोर्स F है तो यहां पर भी फोर्स कितना होगा? F होगा। और यहां पर भी फोर्स कितना होगा? F होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि F इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? K1 X1 के बराबर। और F इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? K2 X2 के बराबर। और F इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? K3 X3 के बराबर। K2 X2 और K3 X3। यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो, तो क्या मैं बोल सकता हूं अब यहां से अगर वैल्यू निकालूं तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? K1 अपॉन नहीं, क्या यहां से x1 की वैल्यू निकालता हूं तो वो आती है F अपॉन x1 K1 के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन। क्या मैं अगर x2 की वैल्यू निकालता हूं तो वो आती है F अपॉन K2 के बराबर, सेकंड। और क्या मैं अगर x3 निकालता हूं तो वो आता है F अपॉन K3 के बराबर। अरे हाँ कि ना भाई? हाँ कि ना? क्लियर है? x1 इज इक्वल टू F अपॉन K1, x2 इज इक्वल टू F अपॉन K2, x3 इज इक्वल टू F अपॉन K3। ठीक है, याद करो x इज इक्वल टू क्या होता था? x1 प्लस x2 प्लस x3 होता था। अरे हाँ कि ना? तो क्या यहां से मैं वैल्यू पुट कर दूं? F अपॉन x1 प्लस F अपॉन K1। आज क्या हो गया है ये? कितनी गलतियां कैसे हो रही हैं? F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2 प्लस F अपॉन K3। होगा कि नहीं होगा भाई? क्लियर है? ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या कहलाता है तुम्हारा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक और चीज निकल के आती है। अब क्या आती है? एक और चीज निकल के आती है जिसको क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब सर ये क्या चीज है? अब ध्यान से सुनो, यहां पे मैंने क्या बोला? तीन अलग अलग स्प्रिंग लगी हुई थी। इसको x डिस्टेंस जब मैंने आगे खिसकाया
तो यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस सिस्टम में सिंपल एक ही स्प्रिंग अगर लग रही हो, सिंपल एक ही स्प्रिंग अगर लग रही हो और ब्लॉक भी सेम वही है मास m का, अब केस ये है कि इस ब्लॉक के साथ सिर्फ एक ही स्प्रिंग अटैच्ड है और अगर मैं इसको x डिस्टेंस आगे खिसका दूं तो भी फोर्स अगर F आ रहा है, तो ये जो स्प्रिंग है ना, ये जो स्प्रिंग है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग, और इसी के K को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब उन तीन स्प्रिंग को क्या कर दे, ये एक स्प्रिंग रिप्लेस कर दे, तो ये क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट स्प्रिंग, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है। तो यहां से ध्यान से देखो, अगर ये फोर्स F है तो क्या मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू K ऑफ इक्विवेलेंट इंटू x के बराबर। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, F अपॉन K इक्विवेलेंट। आया कि नहीं आया भाई, अरे आया कि नहीं आया। और अगर ये वैल्यू आ गई तो क्या यहां पर मैं x की जगह पे पुट कर सकता हूं क्या, K अपॉन, फिर से F अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2 प्लस F अपॉन K3। ध्यान से देखो, क्या ऊपर सब में F कॉमन आ रही है, टर्म उड़ा दो, क्या बचा, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। क्लियर है भाई, सभी को क्लियर हुआ। ये होता है K इक्विवेलेंट निकालने का तरीका। अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई भी 3 स्प्रिंग है या 4 स्प्रिंग है या 10 स्प्रिंग है, ऐसे आपस में अटैच कर रखी हैं उसमें, कि ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, और इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल के बताओ। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। ऐसे अगर n टर्म्स होती तो ये सब ऐड होती जाती रेसिप्रोकल के अंदर। क्लियर है भैया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इससे सवाल कैसे आएंगे, कराएंगे बेटा, अभी कराएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन कराना हमारा काम है। तुम ये बताओ, ये समझ में आया। चलो अब दूसरा कॉम्बिनेशन जो होता है वो देख लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सर ये क्या होते हैं भाई साहब, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जिसमें अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग हैं, अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग है और वो कुछ इस तरीके से अटैच्ड हो कि उनके एक एंड आपस में जुड़े हुए हों और दूसरे एंड आपस में जुड़े हुए हों, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस टाइप के उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो हो गई एक बेसिक सी डेफिनेशन। अब जो इसकी रियल डेफिनेशन है वो सुनो। रियल डेफिनेशन क्या है, मान लो कि हमें इस तरीके से कोई एक अरेंजमेंट दिया हुआ है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पे, जिसका मास कितना है m, जिसका मास कितना है m, और इसको इस तरीके सीरीज में इस तरीके से स्प्रिंग से जोड़ रखा है। एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, और एक स्प्रिंग ये है, ये K1, ये K2, ये K3। और हमें बोल दिया जाए कि इस ब्लॉक को मैं जो है ना आगे खिसका देता हूं, कितना, x डिस्टेंस। इस ब्लॉक को मैंने क्या किया, आगे खिसका दिया, कितना, x। तो ध्यान से देखो, इस स्प्रिंग के अंदर, ऊपर वाली के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, x आया कि नहीं आया। दूसरी स्प्रिंग के अंदर कितना आया, x आया कि नहीं आया। तीसरी के अंदर कितना आया, x आया कि नहीं आया। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें स्प्रिंग किसी ब्लॉक के साथ ऐसे अटैच हो कि उनके अंदर, सबके अंदर सेम अमाउंट ऑफ, अगर आपके पास में एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन आ रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा कहलाता है बच्चों, कौन सा कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ।
हाँ तो एंड्स अटैच नहीं है, तभी तो मैंने वापस चेंज करवाया वो, कि वो बेसिकली पढ़ाया वैसे जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जिसके अंदर सारे क्या हो, जिसके अंदर सारे के सारे स्प्रिंग्स के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया है मीन पोजीशन से, एनएलपी से जो चेंज आया है लेंथ के अंदर, वो क्या हो, हमेशा इक्वल हो। क्लियर? क्लियर बच्चों? चलो अब एक बात बताओ, मानो ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर फोर्स कितना आ रहा है, F बना रहा है, इस स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना, F2, इस स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना, F3, तीनों स्प्रिंग अलग अलग फोर्स लगा रही होंगी इस बार, है कि नहीं? F1 की वैल्यू कितनी, K1 X1 है कि नहीं है भाई, और X1 जो है X के बराबर ही है, तो K1 इंटू X है कि नहीं? सेम ऐसे ही क्या F2 की वैल्यू जो है वो K2 इंटू एक्स है कि नहीं है? ऐसे ही F3 की वैल्यू कितनी हो गई, K3 इंटू एक्स हुई कि नहीं हुई भाई? तो अगर मैं बोलता हूं इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स जो स्प्रिंग की वजह से लग रहा होगा वो कितना होगा, F ड्यू टू स्प्रिंग कितना होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्स के बराबर है कि नहीं है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्स के बराबर। क्लियर हुआ? समझे? बहुत बढ़िया। चलो तो यहां से हमारे पास में एक रिलेशन आ गया। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे को अब इन तीनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सिंगल एक स्प्रिंग अटैच्ड हो, कि सिंगल एक स्प्रिंग अटैच्ड हो, ये ब्लॉक मास m का, इसके अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट x आया हो तो यहां पर फोर्स कितना मिलना चाहिए, F मिलना चाहिए, और इसका k इक्विवेलेंट कितना है, k कितना है, k इक्विवेलेंट के लिए, तो इसके लिए कंडीशन क्या बन गई, k इक्विवेलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू फोर्स के बराबर, हाँ कि ना? ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर दो, इन दोनों इक्वेशन को अब कंपेयर कर दो, कंपेयर किया तो क्या आया, k इक्विवेलेंट इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्स, एक्स से एक्स को उड़ाओ तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, K1 प्लस K2 प्लस K3। क्लियर है भाई? क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? तो स्प्रिंग अगर आपको पैरेलल में अटैच सीरीज के अंदर अटैच दिख जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा के इक्विवेलेंट निकालने का, अगर पैरेलल में दिख जाए तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा के इक्विवेलेंट निकालने का। चलो तो इस बात पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन ये है कि मान लो इस तरीके से आपको एक अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक है, अरेंजमेंट इस तरीके से है, एक तो ये यहां पे मास अटैच्ड है, मास m, एक ये K1, ये K2, अगर इसको मैं x डिस्प्लेस कर दूं या फिर ना कैसे भी कुछ भी बोलो, आपको फाइंड करना है K इक्विवेलेंट। फटाफट बताओ भाई K इक्विवेलेंट कितना होगा? सर वो वाला सवाल भी करा देना, करवा देना। कौन सा वाला सवाल बेटा? चलो ठीक है, वो करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, टेंशन ना लो। ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, ये लगभग उसी क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है बच्चा, ये याद रखो बस।
चलो भाई इधर देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मैं बोलता हूं अगर मैंने इसको इस तरफ x डिस्प्लेस करवाया, मैंने इसको इस तरफ x डिस्प्लेस करवाया, तो ध्यान से देखो, क्या इस वाली स्प्रिंग के अंदर x का चेंज आया? मतलब ये वाली स्प्रिंग x क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। या फिर मैं ये बोल दूं अगर ये कंप्रेस हुई है तो ये स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगाएगी, हाँ कि ना? इधर वाली स्प्रिंग को देखो, ये अगर x आगे गया तो इसके अंदर एलोंगेशन x का आया कि नहीं आया? और अगर एलोंगेशन आया है तो ये इस ब्लॉक को क्या करेगी? खींचना चाहेगी पीछे की तरफ, तो फोर्स इधर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा कुछ केस बन रहा है? ये F1 ये F2 दोनों फोर्स सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन होता था ये? कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगते हैं? कौन सा कॉम्बिनेशन है? याद करो, यही कॉम्बिनेशन है। यहां पर भी फोर्स इस तरफ, यहां पर भी फोर्स इस तरफ, यहां पर भी फोर्स इस तरफ, सारे फोर्स क्या हैं? एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिखने में ये हमें सीरीज कॉम्बिनेशन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है बच्चों? क्लियर हुआ? तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती थी? K1 प्लस K2 होती थी। बस यही हमारा आंसर भी है, K1 प्लस K2। क्लियर? क्लियर? चलो अब करते हैं इसके ऊपर बेस्ड अच्छे वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है कि यहां से हमने एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? m है। इसको अटैच कर रखा है दो स्प्रिंग से, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 12 है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। इसका साथ में यहां पर भी एक स्प्रिंग अटैच्ड है, इसका जो वो 6 न्यूटन पर मीटर, फिर एक और स्प्रिंग है आगे, ये है 12 न्यूटन पर मीटर, और इस तरीके से अटैच्ड है ये। ठीक है भाई, आपको फाइंड करना है, फाइंड के इक्विवेलेंट। फटाफट फाइंड करो बच्चों। बट सर फोर्सेस तो सीरीज में भी सेम डायरेक्शन में थे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ गया? हाँ ये रहा। एक बात बताओ, ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसके अंदर, लेकिन कंडीशन भी तो देखो ना, यहां पर x1 x2 x3 ये भी तो अलग अलग है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखा हमने? इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखा? ये भी x डिस्प्लेस हुआ और ये भी क्या हुआ? x डिस्प्लेस हुआ। दोनों में डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। चलो आंसर बताओ भाई। दिवाकर ने आंसर दिया है 22 न्यूटन पर मीटर। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। चलो भाई इधर देखो, पहली चीज ये दोनों, एक काम करते हैं इसको भूलो, पहले इन दोनों को देखो। ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो के इक्विवेलेंट इन दोनों के लिए कितना आएगा? K1 प्लस K2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जो कितना है? 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 18 न्यूटन पर मीटर। मतलब इधर की तरफ अगर मैं इसको एक स्प्रिंग से रिप्लेस भी कर दूं जो किसके बराबर हो? 18 न्यूटन पर मीटर के, तो भी मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं? इधर आते हैं, इन दो को देखो कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां के लिए 1 अपॉन के इक्विवेलेंट 2 वो कितना आएगा? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो यहां से सोल्व किया तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई? 4 न्यूटन पर मीटर के बराबर। क्लियर है? एलसीएम लो, एलसीएम लेके उसका रेसिप्रोकल कर दो, वही आंसर है 4 न्यूटन पर मीटर। मतलब अगर यहां पर मैं एक स्प्रिंग लगा दूं सिर्फ, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो? 4 न्यूटन पर मीटर, तो भी मेरा इन दोनों स्प्रिंग का काम हो जाएगा।
वापस देखो 18 न्यूटन पर मीटर इधर, 4 न्यूटन पर मीटर इधर, कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेट के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी, 18 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 22 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग के बारे में जितना हमें पढ़ना था हमने काफी कुछ पढ़ लिया है स्प्रिंग के बारे में। यहां पर स्प्रिंग जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल जो क्लास होगी, कल मतलब कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो है हम कंप्लीट करेंगे हमारे बाकी जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं। कौन कौन से, एक तो स्प्रिंग बैलेंस, एक तो स्प्रिंग बैलेंस और दूसरा वेइंग मशीन। ये 2 टॉपिक हमारे अभी बचे हुए हैं, ये 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा एनएलएम जो है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चालू कर देंगे फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, बेटा होमवर्क दे दिया ना, 2 क्वेश्चन दे तो दिए, काफी दे दिए, काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में ही खत्म, हाँ बेटा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है। चलो गुड नाइट।